नमस्कार मित्र। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आप सभी बहुत बहुत है और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कंप्लीट बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये लागू करने की तिथि 20 जनवरी 1950 रखा गया। और ये सभी लोग आप जानते हैं 26 जनवरी का अपना एक ऐतिहासिक दिन है। उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान स्वरूप या सम्मान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान कंप्लीट लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से 1947 से लेकर 1950 तक के सफर ऐसा रहा। अगर इसका एक बार अध्ययन कर लिया जाए, आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और बहुत सारे, केवल एक इंफॉर्मेटिव क्लास नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले तो ये आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारे यहाँ 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी तीन ऐतिहासिक दिन है। 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी। आप लोग सभी लोग जानते, 15 अगस्त 1947 स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। ये 15 अगस्त 1947 को दिवस या स्वाधीनता दिवस। 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो। 26 नवंबर 1950 भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और उसी दिन हम लोगों ने भारतीय संविधान का कुछ फ्यू प्रोविजन, कुछ प्रावधान को लागू किया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाया। 26 नवंबर 1950 को संविधान कर तैयार हुआ और आत्मसात कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा है कि फ्यू प्रोविजन, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1950 कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान, कुछ और प्रावधान।
लागू। लेकिन जो भारत का कंप्लीट संविधान लागू हुआ के लिए एक ऐतिहासिक डेट था। उस ऐतिहासिक डेट का इंतजार था। तो ऐतिहासिक डेट 26 जनवरी 1950 को 50 को भारत का संविधान लागू हुआ। कंप्लीट भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए उस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की, ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन होगा, जानकारी होगा, कोई मैं नया इसमें नहीं, लेकिन ये एक सामान्य जानकारी आपको थी। अब आप लोगों को एक एक करके के बारे में जानना होगा। आज के क्लास का सफर 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का सफर, ये गणतंत्र दिवस विशेष कार्यक्रम में तो एक एक करके हम लोग देखें कि ये तो मैंने आपको एक सामान्य इंफॉर्मेशन दिया जो सभी लोग जानते थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ जानकारी होना बहुत जरूरी है। कन्फर्म हुआ इन सारी चीज। तो ये बोला जाए हम उपनिवेशवाद से लेकर के संप्रभुता तक की बात। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेशवाद था ब्रिटेन का। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुता संपन्न देश को, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक उपनिवेशवाद, कॉलोनी, उपनिवेशवाद। और 15 अगस्त 1947 को या 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट। और 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को। इसका मतलब यहां 3 शब्द। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत उपनिवेशवाद था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट, और 26 जनवरी 1950 से भारत संप्रभुता संपन्न राष्ट्र, संपूर्ण खुद संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इन तीनों में शब्दों को भी जानना जरूरी है। तो शब्दों में क्या अंतर है? उपनिवेशवाद, कॉलोनी, डोमिनियन और सोवरेनिटी, संप्रभुता, तीनों शब्दों में भी अंतर है। उपनिवेशवाद, भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। तो उपनिवेशवाद का मतलब एक ऐसा देश जो किसी अन्य स्वाधीन देश के नियंत्रण में होता। उपनिवेशवाद का मतलब एक ऐसा देश जो किसी अन्य स्वाधीन देश के नियंत्रण में होता है। एक ऐसा देश जो किसी, एक ऐसा देश जो किसी स्वाधीन देश के, स्वाधीन देश के नियंत्रण में हो। देश के
किसी स्वाधीन देश के नियंत्रण, एक ऐसा देश जो कि अन्य स्वाधीन देश के नियंत्रण को उपनिवेश कहते हैं। भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। इसका मतलब है कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में, इकोनॉमी के संदर्भ में, वैदेशिक नीति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटेन को, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किस ब्रिटेन को। इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में भी निर्णय लेने का अधिकार, इकोनॉमिक सिस्टम में, आर्थिक तंत्र में भी, वैदेशिक तंत्र में भी, सभी पर निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटेन को था। हम लोग कहते भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। दूसरा आता है डोमिनियन स्टेट। आप लोग सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत यानी भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है, स्टेटस मिला है भारत को कि भारत एक है तो स्वतंत्र राज्य। अब भारत एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन जो भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा, जो भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा, वो ब्रिटिश सम्राट होगा। यानी आजादी तो मिल गया, भारत स्वतंत्र हो गया, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटिश सम्राट ही होगा। इसका मतलब है कि आज 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस रखता था कि भारत स्वतंत्र है, अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र है। ये अब ये ब्रिटेन का उपनिवेशवाद नहीं है, ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रधान ब्रिटिश सम्राट को ही। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ब्रिटिश सम्राट डिसीजन लेगा भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट द्वारा जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसी की सलाह पर वो काम करेगा। ब्रिटिश सम्राट उसको अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटिश सम्राट ही है। इसको हम लोग कहते हैं इंडियन स्टेट। और जब भारत, संप्रभुता का मतलब होता है कि निर्णय की स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं। हर प्रकार से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, बन गया 26 जनवरी 1950 को। आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने का अधिकार भारत को है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 26 जनवरी 1950 को भारत को संपन्न राज्य दिया गया और 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत को एक डोमिनियन स्टेट, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसका मतलब स्वतंत्र आजाद हो गया, स्वाधीन भारत हो गया। इसके पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। ये तीनों शब्दों में अंतर आप लोगों को था। अब ये कैसे कैसे सफर हुआ है, अब आप लोगों को आसानी से। तो 1947 से लेकर 1950 के बीच यात्रा रही है, तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डोमिनियन मतलब, उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आ गया, डोमिनियन मतलब समझ में आ गया, प्रभुता समझ में, उपनिवेशवाद समझ में आ गया कि एक ऐसा देश जो किसी अन्य स्वाधीन देश के नियंत्रण है, और उस पर निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटेन को था। भारत ब्रिटेन था, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम में हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी के साथ, हर मामले में निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश संसद को।
डोमिनियन स्टेटस का मतलब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया। भारत स्वतंत्र है, ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। के बावजूद भी हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश सम्राट काम करे, हेड ऑफ स्टेट के रूप में ब्रिटिश। भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट दर्जा दिया और 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन, और 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित। इसका मतलब भारत संप्रभुत्व राष्ट्र है। आंतरिक बाह्य सभी मामलों में भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और भारत की संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इस संविधान के प्रेमबल का पहला लाइन लिखा है, हम भारत के। इसका मतलब अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारत की जनता। इसका मतलब भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक 26 जनवरी 50 को। ये तीनों बेसिक डिफरेंस था, इसको भी आप लोग जानना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न आता है, 1947 से लेकर 1950 के बीच का सफर कैसा था? 1947 से लेकर 1950 के बीच का सफर देखा जाए, सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत उपनिवेशवाद था। बात था। उपनिवेशवाद था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन 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 और 26 जनवरी 1950 से भारत संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तांत्रिक, ये है 1947 से लेकर 1950 की यात्रा। अब इसी दौरान सभी लोग जानते हैं कि आप लोग 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 था, जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम कानून था, जिसे 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया और लागू होने के साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। और यह कहा गया जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक देश के शासन एवं प्रशासन का संचालन 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा।
1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भी देखा जाए, संविधान बना था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश स्रोत तो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ही है। इसमें से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिला, तो आजादी के लिए जो एक अधिनियम था उसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कहते हैं, जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। इसको लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को, जिसमें भारत को आजादी दिया गया और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। भारत को दिया गया और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। और यह कहा गया इसी एक्ट में, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होता, संविधान बनकर तैयार नहीं होता, तब तक देश के शासन और प्रशासन का संचालन 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत चलेगा। और आगे चलकर आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण का काम हुआ। नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं। पहला काम था संविधान सभा के सदस्यों का शपथ दिलाना, और दूसरा संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये क्रम चलता रहा और 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। संविधान निर्माण का कार्य कंप्लीट हो गया और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट भारत का संविधान लागू हुआ। कंप्लीट भारत का संविधान लागू हुआ। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये जानना जरूरी है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में क्या क्या प्रावधान था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, तो अगर इसका आप लोग ठीक से देखेंगे, आपको बातें समझ ठीक आए। समझना जरूरी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 19, पहली बात ध्यान रखें, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश द्वारा पारित कानून था। 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। इसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में प्रावधान किया गया, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन की समाप्त जाती, ब्रिटिश शासन समाप्ति, शासन समाप्ति, ब्रिटिश शासन समाप्ति, एंड ऑफ ब्रिटिश। आज से ब्रिटिश शासन समाप्त हो। दूसरी बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू हुआ, समय से हमारे यहां वाइसराय गवर्नर जनरल का पद आया। व्यक्ति एक ही होता था, लेकिन वाइसराय गवर्नर जनरल के नाम से।
इसका मतलब वायसराय क्यों? क्योंकि वो भारत में ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। भारत में ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था, इसलिए उसका नाम वायसराय था। वो गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि उस शासन और प्रशासन का संचालन वही करता था, इसलिए गवर्नर जनरल भी था। ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में काम करता था, तो 15 अगस्त 1947 से वायसराय का पद समाप्त होगा, क्योंकि अब हमारे देश में ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं होगा। जब ब्रिटिश क्राउन का शासन समाप्त होता है, ब्रिटिश सम्राट का ब्रिटिश रूल समाप्त, ब्रिटिश शासन समाप्त, तो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वायसराय का पद समाप्त हो गया। इसका मतलब दूसरा हुआ कि वायसराय का पद समाप्त हो, वायसराय का पद समाप्त, वायसराय का पद समाप्त। तीसरा, गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद बना रहे, मतलब देश का शासन और प्रशासन इसी के द्वारा संचालित हो। देश का शासन और प्रशासन का यही करेगा। लेकिन चूंकि डोमिनियन स्टेटस है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत की जो अंतरिम सरकार थी वहां पर ब्रिटिश सम्राट करेगा। इसका मतलब अभी भी देश का शासन का संचालन शासन किसके नाम पर हो रहा है? यानी हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटिश सम्राट। इसका मतलब ब्रिटिश सम्राट का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, इसलिए वायसराय का पद समाप्त हो गया। लेकिन गवर्नर जनरल देश का शासन और प्रशासन का संचालन तो यही करेगा। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा, डोमिनियन स्टेटस, ये बना रहेगा। नेक्स्ट लीजिए, तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई, तो आजाद भारत का शासन का संचालन करने के लिए कोई कानून तो चाहिए। तो हमारे देश में संविधान तो बना नहीं था। ये कहा गया जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक देश का शासन और प्रशासन का संचालन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत होगा। देश का शासन और प्रशासन का संचालन किसके तहत होगा? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होगा। भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत देश का शासन और प्रशासन का संचालन हो। लेकिन कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। इसके नाम पर करेगा? ब्रिटिश सम्राट के नाम पर। देखो, डोमिनियन स्टेटस है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा। लेकिन डिसीजन सेल्फ नहीं होगा, अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट है उसकी सलाह पर ब्रिटिश सम्राट गवर्नर जनरल। फिर आता है स्टेटस कैसा होगा? डोमिनियन स्टेटस। कैसा होगा? डोमिनियन स्टेटस। और ये संविधान बनाने का काम किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। संविधान तैयार करने का काम किसको दिया गया? संविधान सभा। और संविधान सभा पूर्णतः निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संविधान सभा निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पूर्णतः स्वतंत्र है।
यानी संविधान सभा पूर्ण संप्रभुता के साथ अपना काम करेगी, निर्णय लेगी, पर कोई किसी प्रकार का दबाव। ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में कुछ प्रावधान है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति होगा, वायसराय का पद समाप्त होगा, गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा, इसकी नियुक्ति अंतरिम सरकार की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाएगा और इसी के द्वारा शासन प्रशासन का संचालन होगा। लेकिन शासन और प्रशासन का संचालन करने के लिए कानून बना नहीं है, संविधान तो था नहीं, इसलिए यह कहा गया कि जब तक संविधान लागू नहीं होता, तैयार नहीं होता, तब तक देश का शासन और प्रशासन का संचालन 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत चलेगा। स्टेटस कैसा होगा? डोमिनियन स्टेटस होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा लिया गया निर्णय था। लेकिन ध्यान रखना कि संविधान सभा निर्णय लेने के स्वतंत्र, पूर्णतः संप्रभुता का, कोई किसी प्रकार का दबाव। यह है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की स्थिति क्या, ये आप लोगों को जानना जरूरी था। अब ये तो काम हो गया, तो हमारे यहां अब अपने फिर मुद्दे पर आते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान निर्माण का कार्य करने के लिए, संविधान निर्माण का कार्य करने के लिए संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार हो गया। संविधान तैयार हो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो। अब इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद ही है। अब 2 अनुच्छेद सबसे, जो कि शायद आप लोग कम लोग जानते होंगे, इसलिए लोग बात इधर उधर का जवाब देगा लेकिन एक्यूरेट जवाब नहीं देता है कि आखिर जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, आत्मसात भी कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, फिर 26 जनवरी 1950 का डेट क्यों? इसका मतलब भारतीय संविधान का 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 394 और एक अनुच्छेद 395, 2 अनुच्छेद को जानना बहुत। अनुच्छेद 394 में साफ लिखा है, 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 394 में साफ लिखा कि फ्यू प्रोविजन, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। बाकी उस अनुच्छेद में लिखा है कि लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू माना जाएगा। डे ऑफ कम्युनिस्ट, ये अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ, 390 आर्टिकल 390, इसमें कहीं कोई। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस हम लोग, अब इसमें अगर आप लोग देखें तो 3 चीज आ जाए। अगर हम लोग पहला चीज क्या हम लोग देखा, 26 संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1950 को संविधान तैयार हो।
1949 संविधान संविधान बन तैयार। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार, आत्मसात कर, अधिनियमित कर। और सभी लोग जानते हैं संविधान सभा के समकालीन सलाहकार सर एन राव थे और संविधान सभा के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो लोगों का दान था। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे स्रोत विश्व के अन्य देशों के किया गया है। लगभग हम लोग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो वहां से अच्छी भारत के संविधान में समाहित करने का लगे, लेकिन एज इट इज नहीं, अपने देश की भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय संविधान का मैक्सिमम स्रोत 35 काम करना भी शुरू किए थे, शुरू भी हो गए थे। संघ में भी सरकारें बनी, राज्य में भी सरकारें बनी, भारतीय उसमें काम भी करते थे लगभग हम। अब आता है अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचित 22 भाग। हम अगर 394 आर्टिकल 394 की बात कर रहे हैं तो लास्ट सेकंड बात कर, इसमें लिखा है कि कुछ प्रावधान 26 और 1950 को लागू हो। कुछ प्रावधान 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 लागू कब? 26 नवंबर 1950 को कुछ प्रावधान। और तीसरा है लागू होने की तिथि। लागू होने की लागू तिथि 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 से ही संविधान लागू माना जाए। संविधान लागू माना जाए। लागू जाएगा, भले ही अनुच्छेद, कुछ प्रावधान भले ही 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ही है। डे ऑफ कम्युनिस्ट, डे ऑफ कम्युनिस्ट लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ही है। 26 जनवरी 1950 से ही संविधान लागू माना जाएगा। ये अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। जो लोग नहीं जानते, हालांकि है ऐतिहासिक ही, लेकिन उस ऐतिहासिक डेट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 394 में भी किया गया। ऐतिहासिक डेट को हम भारत का संविधान कंप्लीट और संविधान लागू होने की तिथि वही 26 जनवरी 1950 ही माना जाएगा। ही माना जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। फ्यू प्रोविजन, कुछ प्रावधान तो हम लागू कर दे रहे हैं, जैसे इलेक्शन लागू किया, नागरिकता लागू किया, कुछ और प्रावधान लागू किया,
कि भले कुछ लगभग 10-15 अनुच्छेद लागू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो कि संविधान लागू होने की तारीख 26 नवंबर हो गया। संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी ही माना जाएगा। संविधान 26 जनवरी से लागू हुआ माना जाएगा, भले फ्यूजन 26 नवंबर को ही लागू करते। अब उस अपना इतिहास है, अब उसके अपना इतिहास है, ठीक है। तो आप लोग 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कंप्लीट भारत का संविधान लागू होने की तिथि, लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 ही है। 26 जनवरी 1950 से ही भारत का संविधान लागू माना जाएगा, कंफर्म हुआ। तो 26 जनवरी 1950 कंप्लीट संविधान लागू माना जाएगा, के पीछे कारण क्या है? टेक्स्ट आता है तो इसके कारण क्या है? 26 जनवरी 1950 कारण, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान क्यों लागू हुआ? थोड़ा सा देखना है। पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री के छात्र के नाते आप सभी लोग जानते हो, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, की अध्यक्षता पंडित था। 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 19 कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित ने किया था। पंडित नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मना, प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मना। 26 जनवरी 1930 तक ब्रिटेन को भारत को आजाद करना होगा। तब तक 26 दिन का समय, 26 जनवरी 19, और अगर नहीं देता तो 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 से लेकर कंटिन्यूअस हम लोग, कांग्रेस पार्टी भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाती रही, तिरंगा झंडा फहराती थी। तो 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो कै तारीख को स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस तो मना रहे हैं। कब से? 1930 से, 30 से। ऐतिहासिक डेट होगी, लेकिन अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त 1947 को ही स्वाधीन कर दिया भारत। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया, तो फिर स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो अब आप 15 अगस्त को ही मनाएंगे। तो 26 जनवरी वाली ऐतिहासिक डेट है, तो पिछले 17 साल से मनाते आ रहे थे, 17 साल से। उस ऐतिहासिक डेट का क्या किया जाए? इसलिए उस ऐतिहासिक डेट का अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। पिछले 17 साल से हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को ही, इसलिए उस ऐतिहासिक डेट को संविधान सभा ने उसको महत्व समझा। उस ऐतिहासिक का सम्मान मिलना चाहिए। इस कारण संविधान सभा ने डिसीजन लिया
भाई संविधान बनकर तैयार तो हो गया 26 नवंबर 1949 को, कुछ प्रोविजन, कुछ प्रावधान लागू भी कर दिया जाए, कंप्लीट संविधान हम उस ऐतिहासिक दिन को लागू करेंगे तो पिछले 1930 से हम मनाते आ रहे हैं, 17 साल से। इस कारण 26 जनवरी को कंप्लीट संविधान को लागू किया और उस दिन हमने गणतंत्र दिवस को, तब से हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो वो 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक डेट था, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन वो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को जो मनाते आ रहे थे, अंग्रेजों ने मुझे 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर दिया। फिर स्वतंत्रता दिवस तो आप 15 अगस्त को ही मनाएंगे। इस ऐतिहासिक डेट का क्या किया जाए? उस ऐतिहासिक डेट का सम्मान तो मिलना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भी तय कर दिया, इसलिए अनुच्छेद 394 में प्रावधान भी कर दिया, कंप्लीट संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू होगा। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को भी लागू कर देता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, इसलिए उसको हमने संविधान दिवस मनाया और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में किया। उस दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को किया और 26 जनवरी 1950 से भारत संप्रभुता संपन्न राज्य बन गया। कि पहले यानी 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेटस में था, इसलिए 25 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और अंतरिम राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट के रूप में अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन जो था कि हमारे भले भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन चूंकि डोमिनियन स्टेटस था, हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन ही होगा, तो हेड ऑफ स्टेट समाप्त हो गया, का गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त हो गया क्योंकि डोमिनियन स्टेट समाप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 से भारत को संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को क्लियर हुआ। दूसरी बात यहाँ को तीन, पहला चीज ऐतिहासिक समझ में आ गया। 1929 कांग्रेस का अधिवेशन, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन इसकी अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। क्या कहा था? 26 जनवरी 1930 तक अपनी आजादी लेंगे। 26 जनवरी 19 तक ब्रिटेन से आजादी ले, और अगर आजादी नहीं देता 26 दिन के अंदर, इसी 26 जनवरी को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मन प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस मना यार झंडा फहराया जाता, तिरंगा झंडा। अब
दूसरा चीज कि अब तक डोमिनियन स्टेटस था, अब भारत को क्या मिल जाएगा? संप्रभुता। संप्रभुता, भारत को क्या मिलेगा? संप्रभुता। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 395। पहले 394 की बात किया, अब 395 की बात कर। अनुच्छेद 395 कहता है कि जिस दिन से भारत का संविधान लागू होगा, भारत का संविधान लागू होगा, उस दिन से इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 समाप्त हो। जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 समाप्त होगा तो डोमिनियन स्टेटस समाप्त हो जाएगा। और जो देश का, जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक देश का शासन और प्रशासन का संचालन 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत होगा। तो जैसे संविधान लागू होगा, वो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो वो भी समाप्त होगा। तो इसका मतलब है कि संविधान लागू होगा, संविधान लागू होने के साथ संविधान लागू होने के साथ अधिनियम समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से अधिनियम समाप्त हो जाएंगे? एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 समाप्त होगा और एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 समाप्त। ये दो एक्ट समाप्त हो। इसका मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट समाप्त होने के साथ ही डोमिनियन स्टेटस समाप्त। और जब डोमिनियन स्टेटस समाप्त हो जाएगा तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र को। और तीसरा चीज हेड ऑफ स्टेट, चीज हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख अब कौन होगा? राष्ट्रपति। चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। डोमिनियन स्टेटस था, इसलिए हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश सम्राट था और भारत सरकार या भारतीय कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश सम्राट भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था। एक औपचारिकता था, फॉर्मेलिटी थी, समस्या। लेकिन हेड ऑफ स्टेट भारत का था तो कौन? ब्रिटिश सम्राट ही। अब भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति हो, जो कि भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अंतरिम राष्ट्रपति काम करना। ये अभी राष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ नहीं था और 26 जनवरी 1900 भारत गणराज्य हो गया और गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होगा, तो फिर अंतरिम राष्ट्रपति तो बनाना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया और 1952 में का निर्वाचन हुआ। 52 से लेकर 62 तक वो भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति काम किए। कंफर्म हुआ, कंफर्म हो गया। 26 जनवरी
1950 क्या था? 26 जनवरी 1930 का जो ऐतिहासिक दिन था, हम 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिसीजन था। इसलिए अनुच्छेद 394 में लिखा था कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1950 को लागू होगा, लेकिन लेकिन संविधान लागू होने की जो दिन होगा वो 26 जनवरी 1950 ही होगा, और संविधान लागू हो माना जाएगा 26 जनवरी के पीछे एक ऐतिहासिक है। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को जब लागू होगा तो अनुच्छेद 395 भी कहता है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न देश हो गया। इसका मतलब ये अनुच्छेद 395 में क्या कहा गया कि अभी तक भारत में दो एक्ट काम कर रहे थे। एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 था, इसके तहत भारत एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, और दूसरा 1947 से लेकर जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो तब तक भारत का शासन का संचालन 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत होगा। इसका मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 भी समाप्त हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 भी समाप्त हो गया, तो डोमिनियन स्टेटस समाप्त। डोमिनियन स्टेटस समाप्त, इसका मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश क्राउन था वो समाप्त, तो गवर्नर जनरल समाप्त। तो अब हेड ऑफ स्टेट के रूप में हमारे यहां कौन काम करेगा? भारत का राष्ट्रपति काम करेगा। ये व्यवस्था हमारे यहां पर। अब इसको आप लोग ठीक से एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं। इस रूप में आप लोग इसको रिपीटिशन को इस रूप में समझ लें। ये समझ लें इस रूप। हेड ऑफ स्टेट 1947 से 1950 तक का सफर कैसे रहा, कभी जीवन में भूलेगा नहीं आप लोगों। इसको बढ़िया से 14 अगस्त को ठीक से देखिएगा। मैं आप लोगों को 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं। आप लोगों के लिए मैं 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं, तो आपको बाकायदे समझ आ जाएगा ठीक से। 14 अगस्त 1947, फिर 15 अगस्त 1947, 1947 टू 26 जून 1940, और 26 जून 1948 से टू 25 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950। अब इन सब चीजों को समझ। 14 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद था। इसलिए यहां वाइसराय गवर्नर जनरल, वाइसराय गवर्नर जनरल का पद बना था। गवर्नर जनरल काम करता था। वाइसराय क्यों था? ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में काम करता था, और देश का शासन और प्रशासन यही संचालित करता था, गवर्नर जनरल। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26
जून 1948 तक 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गया, ब्रिटिश रूल खत्म। क्या ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अब यहां काम नहीं होगा, वाइसराय का पद समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल होगा। लेकिन चूंकि डोमिनियन स्टेटस है तो हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ ब्रिटिश सम्राट ही है अभी, इसलिए भारत सरकार का अंतरिम सरकार जो थी कैबिनेट की सलाह पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट ही करता था। अभी यहां पर गवर्नर जनरल के रूप में गवर्नर जनरल का पद बना था, और गवर्नर जनरल के रूप में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते रहे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल काम करते, इस सलाह पर अंतरिम सरकार यानी अंतरिम जो कैबिनेट थी उसकी सलाह पर ब्रिटिश सम्राट ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त, लेकिन निर्णय भारत का, केवल उनकी औपचारिकता थी, घोषणा किया था, बाकी इनका डिसीजन। भारत स्वतंत्र हो चुका, ब्रिटेन के नियंत्रण में, लेकिन डोमिनियन स्टेट हेड ऑफ स्टेट अभी वही। इस प्रकार ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश सम्राट है, ब्रिटेन का गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन चले गए, अंतरिम कैबिनेट जो थी उसकी सलाह पर ब्रिटिश सम्राट ने टी राजगोपालाचारी जो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे टी राजगोपालाचारी। राजपालचारी क्या बनाए गए? गवर्नर जनरल। गवर्नर ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भी भारतीय गवर्नर राजगोपाल। और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट संविधान लागू हुआ। लागू होने से 2 एक्ट समाप्त हो गया अनुच्छेद 395 के। तो 2 एक्ट कौन है? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, डोमिनियन स्टेटस खत्म, और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 395 में, अनुच्छेद 395 आर्टिकल 395 में लिखा। तो अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? कहीं से है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया डॉक्टर राजेंद्र। अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ही अंतरिम संसद हो गई, अंतरिम संविधान सभा काम करना शुरू। सब कुछ हमारे यहाँ अंतरिम है। सरकार चल भी रही, सितंबर 1942 को सरकार का गठन किया, सरकार भी अंतरिम थी, संविधान सभा भी अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो अंतरिम राष्ट्रपति कर दिया। तो भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 कंप्लीट संविधान लागू हुआ। ये ऐतिहासिक महत्व था अपना, अन्य चीज का। और 26 जनवरी 1950 से हम लोग भारत को गणतंत्र गणराज्य घोषित कर दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और भारत को 26 जनवरी 1950 से भारत को हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप, ये इसका अपना इतिहास। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ
भारत एक गणराज्य है। हालांकि मैंने पॉलिटी में काफी डिस्कस किया है, और यूट्यूब में एक वीडियो भी होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। गणराज्य का मतलब, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, थोड़ा इसको एक शब्द और समझ लेंगे लास्ट में। गणराज्य क्या है, गणतंत्र के लक्षण क्या है, इसका मतलब राजतंत्र से गणतंत्र में हम आए। राजतंत्र में राज्य किसी राजा की संपत्ति होती है, लेकिन लोकतंत्र में राज्य जनता की, राज्य जनता का है। राजतंत्र में राज्य राजा का है, राज्य राजा की संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लोकतंत्र में राज्य प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, राज्य पब्लिक प्रॉपर्टी। भारत एक गणराज्य है। कैसे सिद्ध किया जाए कि भारत एक गणराज्य? आप लोग कहते हैं कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री, भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है। ऐसे सिद्ध किया जाए कि भारत गणराज्य है, तो सबसे पहला चीज, गणराज्य के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये हम बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए हैं। गणराज्य के लक्षण क्या क्या हो सकते? सबसे पहला चीज, भारत में विधि का शासन है, और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। उस संविधान का प्रधान राष्ट्रपति है। आपका भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, और संसद का अभिन्न अंग और प्रधान भारत का। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 52 का एक साथ अध्ययन किया जाए तो भारत एक राष्ट्र है, और उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्र। अनुच्छेद 53 को देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। इसका मतलब यह कहा जाए कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति। तो ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य का। ऐसे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का जो प्रधान है, राज्य का प्रधान हेड ऑफ स्टेट, ये चुना हुआ है ना, ना कि इसका पद कोई वंशानुगत ना हुआ है, वंशानुगत शासक। दूसरी बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं हमारे संविधान में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिस कुछ प्रिविलेज हो, विशेषाधिकार हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे अधिकार प्राप्त हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं, वर्ग नहीं विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त कोई ऐसा वर्ग। ध्यान रखिएगा, हालांकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, लेकिन उनकी अपनी योग्यता है। हमारे यहाँ किसी परिवार व्यक्ति खास के खास विशेषाधिकार नहीं है। परिवार के लिए खास के लिए कोई रिजर्व हो,
ऐसी कोई जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उस साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र, और कल तक लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति करता था अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तब। हालांकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से एंग्लो इंडियन का नोमिनेशन की व्यवस्था, संविधान में ऐसा किसी को विशेष अधिकार संरक्षण, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको अधिकार प्राप्त, कोई प्रिविलेज हो। तीसरी बात, हमारे यहां राज्य की जितनी भी एजेंसी है, अनुच्छेद 12 की बात कर रहा हूं, राज्य की जितनी भी एजेंसी है, राज्य की एजेंसी भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या पब्लिक सेक्टर में जो आप लोग जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात, उन पदाधिकारी की नियुक्ति या तो कुछ का चुनाव होता है कि नियुक्ति का आधार इलेक्शन है, या कुछ की नियुक्ति का आधार चयन होता है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन का आधार योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतिस्पर्धा। तो या तो का इलेक्शन है या तो वो चुने हुए हैं, राष्ट्रपति चुना हुआ, उपराष्ट्रपति चुना हुआ, कोई नागरिक चुनाव लड़े, या सरकारी ऐसे भी पदाधिकारी है का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन का आधार मेरिट सिस्टम, मेरिट सिस्टम की पुष्टि करने के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, प्रतिस्पर्धा के तहत आप जाते, और सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए समान अवसर है। एक बात यह हो सकता है कि जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं, इस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है, आरक्षण भी सोशल जस्टिस का पार्ट है, समाज में इक्वालिटी कैसे आ पाए। और सबसे लास्ट चीज है कि हमारे यहां संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता हमारे यहां भारत की जनता में नहीं, भारत की जनता में नहीं है, है भारत की लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसलिए भारत की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाली संस्था, लोगों की सभा, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी भारत की है, और जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाली संस्था लोगों की लोकसभा है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। भारत की लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित। और भारत एक गणराज्य है, उस गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति। राज्य किसका है? गण का। गण मीन्स जनता। हमारे देश में राज्य चलता है जनता का। प्रेमल का पहला लाइन क्या लिखा? हम भारत की लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसलिए जो भी जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, जो भी संप्रभु जनता को यानी जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं रखता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर राज्य का राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। इसका मतलब उसमें इलेक्टेड होंगे, एक भी नॉमिनेटेड नहीं हो, क्योंकि नॉमिनेटेड पर्सन न गण को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते, न गण को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करते। जबकि भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है, गण को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, गणराज्य के प्रधान राष्ट्रपति का भाग क्यों ले?
करता है राष्ट्रपति एवं भारत की अधिकांश संप्रभु जनता को शामिल किया गया। ये सिद्ध करता कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। यही कारण है कि नॉमिनेटेड पर्सन को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव में क्या कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि हटाने में भी भारत की अधिकांश संप्रभु जनता को शामिल किया गया, सिद्ध करता कि भारत की लोकता भारत की जनता में निहित है और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत का ये व्यवस्था है भारत के। तो गणतंत्र के लक्षण हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ है, वंशानुगत नहीं है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिससे विशेष प्रिविलेज हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिससे विशेष प्रिविलेज हो, कोई विशेषाधिकार प्राप्त। राज्य की एजेंसी पदाधिकारियों की नियुक्ति के दो आधार, या तो इलेक्टेड होगा या तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का आधार मेरिट सिस्टम होगा। मेरिट सिस्टम की पुष्टि करने के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत की लोक संप्रभुता भारत की जनता में निहित है कि भारत के अधिकांश संप्रभु जनता को राष्ट्रपति शामिल करने गई। यही कारण है कि नॉमिनेटेड पर्सन राष्ट्रपति के शामिल नहीं। वाचक मंडल नॉमिनेटेड पर्सन शामिल। गणराज्य, भारत एक गणराज्य का राज्य है। गण का, गण मीन्स जनता, जनता राजा है। जबकि राजतंत्र में राज्य किसी राजा की संपत्ति होती है, जबकि लोकतंत्र में राज्य जनता की संपत्ति है और गण का राज्य होता है, व्यक्ति का राज्य नहीं। कन्फर्म हुआ? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। राज्य में कपौती। कन्फर्म कि इनके वंश परंपरा जनता का राजा, जनता ही राजा है। लोकतंत्र में, गणराज्य में गण का राज्य, जनता का राज्य होगा, ठीक है ना। तो राजतंत्र में राजा होगा, राजतंत्र का में किसका शासन होगा? राजा का। गणतंत्र में किस होगा? ये भारत की संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ये मैंने आज आप लोगों को गणतंत्र दिवस पर एक बहुत बढ़िया लेकर आया था कंसेप्ट। आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक बार फिर आप सभी गणतंत्र दिवस, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग इस क्लास को देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।